वेलकम बैक क्लास 11। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं कुछ एग्जांपल्स एटलीस्ट एक एग्जांपल्स आपको इन सारे टॉपिक्स के सॉल्व करवा दूंगी ताकि टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि जो बुक्स में है आपके एनसीईआरटी बुक्स में वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिलते हैं इसके ऐसे क्वेश्चंस की। तो एटलीस्ट एक एग्जांपल मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको फिर से एक बार ये रिवाइज़ हो जाए और आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक जिसका मैं एग्जांपल दूंगी, दैट इज़ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस, इट इज़ एक्चुअली द एटॉमिक मास। और इसको आप निकालते हैं जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका मास, उनके रिलेटिव अबंडेंस, उसका अगर आप एवरेज निकाल लें तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाता है, क्योंकि हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और आइसोटोप्स का मास निकाल लें और उसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, दैट विल एक्चुअली बी द मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअली आयरन का एटॉमिक मास ही होगा। ठीक है, फाइन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास के लिए? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 प्लस r3, जहाँ पे आपका जो m है वो मास है आइसोटोप का, मास ऑफ आइसोटोप, और r क्या है? r इज़ रिलेटिव अबंडेंस, r इज़ रिलेटिव अबंडेंस। ये क्वेश्चन में आपको दी होती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो m1 इज़ मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, m2 इज़ मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप एंड m3 इज़ मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। और ऐसी r1 r2 r3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आइसोटोप्स का रिलेटिव अबंडेंस है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो होगा 54 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज़ 5%। 56 इज़ मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज़ 90%। ठीक है, तीसरा है 57 इज़ द मास ऑफ थर्ड आइसोटोप एंड इट्स रिलेटिव अबंडेंस इज़ 5। तो डिवाइडेड बाय, अगर हम तीनों रिलेटिव अबंडेंसेस को प्लस करेंगे तो 100% ही आएगा। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यू गेट 55.6 या 7 ऐसे आता है, जिसको राउंड ऑफ करके जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो आता है 56U, और यही आयरन का एटॉमिक मास है। दिस इज़ द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपके पास आइसोटोप्स होते हैं, उनका मास और रिलेटिव अबंडेंस हमें पता होना चाहिए। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एंड एवरेज एटॉमिक मास व्हेन इट इज़ राउंडेड ऑफ इट गिव्स यू द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। फाइन, सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम उठाएंगे वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। ठीक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया था दैट इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्या था? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आपको दिया है जिसका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है तो उसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड या उसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में हो सकते हैं पूछ लो कि कैल्शियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितना प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको पहले तो मोलर मास पता होना चाहिए, टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का, और जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज पूछा उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कैल्शियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे तो कैल्शियम का आपको पता है एटॉमिक मास 40 होता है, ऐसे लिखते हैं 20Ca40। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 40। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करना 74 आता है।
कैसे किया है, फॉर्मूला यूनिट, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आयंस में प्रेजेंट है। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है, उनमें डिफरेंस बस ये है कि जहाँ पे भी आयंस इन्वॉल्व होंगे, एंटिटी मॉलिक्यूल्स एटम्स की जगह अगर आयंस है तो हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 40 प्लस दिस 2, ब्रैकेट के बाहर अगर 2 लगा है तो जो ए है उसके लिए भी 2 होगा, बी के लिए भी 2 होगा, ये मैथ्स भी है। तो ऑक्सीजन 16 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ठीक है। तो 40 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 74, फाइन। तो 40% कैसे निकालनी है, एटॉमिक मास कैल्शियम को 40 हो गया, टोटल फॉर्मूला यूनिट मास कितना आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करो, 220, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14, 37 ही आता है, 2 7 ज़ा 14, हाँ 37, 200 डिवाइडेड बाई 37, ठीक है। तो ये रफली आपका आएगा, इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रफली आपका आता है 54.05%। ये आ रहा है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन व्हाट, कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के लिए भी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, कितने एटम्स है 16, तो 16 नहीं रखेंगे हम, 32 रखेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 100, ठीक है। 2 16 ज़ा 32, 2 37, 1600 डिवाइडेड बाय 37, तो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 2000 एम, 2000 डिवाइडेड बाय 37, ये 1600 डिवाइडेड बाय 37, ये कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, 1 मिनट में आपको बता दूँ कैलकुलेट करके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बेटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, तो थोड़ा सा टाइम मुझे कैलकुलेशंस के लिए चाहिए होता है, बस बता रही हूँ। 1600 डिवाइडेड बाय 37, 43.24% आ रहा है, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है, किस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ऐसे ही हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं क्योंकि, तो उसका एटॉमिक मास 2 होगा, 74 इंटू 100, तो डैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 74, और ये वैल्यू बहुत ही कम आएगी। इसको जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 100% आएगा, जब तीनों की परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे, 2.7% आ रहा है, ठीक है। और जब इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो टोटल 100% आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन फॉर एनी एलिमेंट गिवन इन अ कंपाउंड यूजिंग द फॉर्मूला एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का। आई एम सॉल्विंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको एक बार ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे डैट विल बी द टू फाइंड आउट मोल्स यूजिंग बोथ मास एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है मोल्स से आपको वेट ऑफ द मॉलिक्यूल निकालना है। अब ये कैसे होगा, फॉर्मूला तो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, आपको वेट दे दिया इसका कॉपर सल्फेट का, पेंटाहाइड्रेट जिसे ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, उससे आपको मोल्स दिया है, आपको उससे वेट निकालना है, कुछ नहीं दिया, मोल्स भी नहीं दिया है, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है और पूछा है कि वेट निकालो। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, मोल्स का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही कई बार हिंट और आंसर दोनों लिखा होता है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मोल्स का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं, 1 × 10⁻22, और एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है 6.022 × 10⁻23। तो इसको जब निकालोगे तो वैल्यू आएगी 0.0166। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स,
ठीक, अब ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला जो है जो कि बोलता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। मास तो तभी निकालोगे ना जब नंबर ऑफ मोल्स पता होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स दूसरा फॉर्मूला, अब पहला फॉर्मूला यूज़ करके हमने मोल्स निकाल लिया क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स नहीं दिया हुआ है। ठीक, नाउ यूज़ द सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास divided by given mass divided by molar mass, given mass divided by molar mass। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, वही हमने यहाँ पे निकाला है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया है 0.0166। नंबर ऑफ ये निकालना है, गिवन मास वेट पूछा है उन्होंने, गिवन मास निकालना है तो उसको x लग दो। और मोलर मास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आता है, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो आता है 249.5। 249.5 कैसे आया है? कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5। ठीक, सल्फ़र का होता है 32। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 16 × 4। ठीक, 5 × 10। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये 5 O के लिए भी अप्लाई होगा, तो 5 × 16, इनको जब पूरा प्लस करोगे तो आंसर आएगा 249.5। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब गिवन मास आप निकाल सकते हो, x क्या हो जाएगा 249.5 इंटू 0.0166 दैट इज़ इक्वल टू 4 कितना होता है 4.15 ग्राम। ये आ रहा है मास ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए थे और मोल्स निकाल के आप उसका मास, ये x क्या है वेट या मास ऑफ कॉपर सल्फेट, वेट या मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये ट्विस्ट करके आपको उन्होंने दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पे फोर्स कर दिया है मोल्स के, टू फाइंड आउट द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, ठीक है, तो अब जो लास्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने कल वीडियो दिखाया अपलोड किया था, उसमें मैंने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना आपको बताया था। ठीक, तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, उसको यूज़ करके मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स का होल नंबर रेशियोज रिप्रेजेंटेशन होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो परसेंटेज है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। तो कार्बन का ग्राम कितना आएगा 59.9 ग्राम, हाइड्रोजन का आएगा 8.06 ग्राम और ऑक्सीजन का आएगा 32 ग्राम। ठीक है, तो पहले जितने भी रिस्पेक्टिव उनकी परसेंटेजेस हैं उनको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, उसके बाद इनके मोल्स निकालने हैं। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तीनों के लिए निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, कार्बन के लिए कितना होगा, गिवन मास दिया हुआ है 59.9 डिवाइडेड बाय 12, उसका मोलर मास 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, हाइड्रोजन का मास दिया है 8.06 डिवाइडेड बाय 1, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 32 विच इज़ डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो अब अगर इनको डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आएगा, देखो इसका तो 2 आएगा। ठीक, 8.06 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 8.06। ठीक, 59.9 डिवाइडेड बाय 12, ये मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ बेटा, 1 मिनट बता रही हूँ। 59.9 डिवाइडेड बाय 12, 4.9 यानी 5 आता है रफली अगर हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें से सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा है 2। तो क्या बताया था, तीसरा स्टेप क्या है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है उससे सारे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो। 5 डिवाइडेड बाई 2, 8.06 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2.5 आएगा, क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो ये 3 हो जाएगा।
8.06 डिवाइडेड बाई 2 4.03 होता है, तो इसको आप 4 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, और ये कितना आएगा 1। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है क्या, जिसमें कि आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है, जो सिंपलेस्ट नंबर आया है, जो सबसे छोटा नंबर आया है, उससे आप सारे वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो लिख दो। फाइन, तो इसका मतलब है C3H4 और O कितना आ रहा है O, C3H4O, ये क्या आया है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। दिस इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस प्लेक्सीग्लास, जो कि एक पॉलीमर है, दिस इज़ अ पॉलीमर। ठीक है, अब सपोज़ करो कि उन्होंने दिया है कि इसका मोलर मास, मैं रफली बोल रही हूँ, हो सकता है वैल्यूज़ पॉइंट में आए, तो मान लीजिए कि इसका मोलर मास जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, मोलर मास उन्होंने दिया हुआ है, सपोज़ कर लो कुछ भी दिया हुआ है, तो एम्पेरिकल फार्मूला का पहले फार्मूला मास निकालो, एम्पेरिकल फार्मूला मास 12 × 3, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये, पहले इसका फार्मूला मास निकालो, +1 × 4 + 16, कितना आएगा, 12 3 = 36 + 16 4 = 64 + 16, कितना आएगा वैल्यू, 36 + 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 100 + 16 116। ठीक है, तो सपोज़ करो कि उन्होंने 116 मोलर मास दिया हुआ है 348, सपोज़ करो कि मोलर मास जो है वो 348 ग्राम्स दिया हुआ है। ठीक, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप, आई होप ये स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं बेटा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कहीं पे भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, विच इज़ द लास्ट स्टेप, यू हैव टू डिवाइड मोलर मास विद एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ही है, क्योंकि यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला लिखा है इसलिए हमने वर्ड एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ किया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एंड दिस इज़ इक्वल टू n, इट इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो ये 348 आ रहा है, 348 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आया है 160। एक बार प्लीज़ इसको चेक कर लेना ये सही है, एक बार चेक कर लो, 36 + 64 + 16, ठीक है 116 है। ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3, इसका मतलब जो इंटीजर आ रहा है वो है 3। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको जो F स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसमें आपको जो आपका इंटू 3 होता है ना, जो एम्पेरिकल फार्मूला आया हो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसको निकालने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द एम्पेरिकल फार्मूला विद 3, एम्पेरिकल फार्मूला इंटू 3 विल गिव यू, यानी इंटीजर, एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n विल गिव यू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, C3H4O इंटू 3, तो क्या आएगा C6H12O3, ये आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो आपका पॉलीमर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स हैं जो एम्पेरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आते हैं, विच इज़ लास्ट, जो भी इंटीजर वैल्यू आई है उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोलते हैं, कई बार दोनों निकालने होते हैं, तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है निकालने के लिए वहाँ पे आपको ये दोनों स्टेप और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ये 2 स्टेप्स E और F। अगर खाली एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है तो आप यहाँ पे आके रुक जाइए, जो आपका C स्टेप है। ठीक है, सिर्फ, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो DEF 3 स्टेप आपको और करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन रीच टू द फाइनल कंक्लूजन एंड फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर जो भी कंपाउंड उन्होंने दिया होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।
आपको ये एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। आई होप कि अब एटलीस्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, थोड़े बहुत आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए, फिर से कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला, तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल रिवाइज इट अगेन फॉर यू। थैंक्स क्लास 11 फॉर वॉचिंग।